आज वो वक्त आ गया है। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और अपने खून के आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। अगर तुम में से कोई वापस जाना चाहे तो वो जा सकता है, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। 1962 के वॉर में भले ही चाइना ने इंडिया के ऊपर डोमिनेशन स्टैब्लिश कर लिया था, लेकिन चुशूल सेक्टर में एक ऐसी लड़ाई हुई थी जो रेजांगला की लड़ाई के नाम से जानी गई। मेजर शैतान सिंह भाटी और सी कंपनी यानी उनके 120 वीर जवानों ने जिस तरीके से इंडियन आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट को, उसके डोमिनेशन को वहां स्थापित किया था, वो देखकर चाइनीज भी स्तब्ध रह गए थे कि कैसे 120 वीर जवान उस समय 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों पर भारी पड़े थे। और इतिहास गवाह है कि मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 वीर जवानों ने आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। चाली कंपनी में आपका कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी बोल रहा है। यहीं लड़ेंगे, यहीं मरेंगे, आखिरी सांस तक, आखिरी गोली तक। लेकिन इस लड़ाई के दौरान कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की भारी कमी की वजह से इंडिया को कैलाश रेंज से पीछे हटना पड़ा था और इसके बाद 58 साल तक ये सारी कैलाश रेंज की हाइट्स खाली पड़ी थी, यानी उसमें किसी का भी डोमिनेशन नहीं था। और इसी का फायदा उठा करके चाइना अक्सर मोल्डो एरिया में कैप्चराइजेशन करने का प्रयास करता है, एक्सपेंशन करने का प्रयास करता है, जहां से सीधे इंडियन आर्मी के मेन इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देते हैं और उन पर निशाना साधना और आसान हो जाता है। जून 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज आर्मी है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन 26 और 27 अगस्त आते आते पीपल्स लिबरेशन आर्मी इंडिया के बॉर्डर में इल्लीगल घुसपैठ करवा रही थी। इसको वो कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। और सलामी स्लाइसिंग के सहारे छोटे छोटे एरियाज को कैप्चर करते हुए एक बार एक बड़े हिस्से को कैप्चर करना चाइनीज आर्मी का मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 28 अगस्त को ये सारी सिचुएशंस टेंस हो गई और इंडियन आर्मी ने यह फैसला लिया कि अब हम कैलाश रेंज को कैप्चर करेंगे ताकि चाइना के इल्लीगल थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। और 29 और 30 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने, जो इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, उन्होंने एक फैसला लिया कि अब इंडियन आर्मी कैलाश रेंज पर चढ़ाई करेगी और इस कैलाश रेंज को कैप्चर करेगी। और इसी के बाद इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। 29 और 30 अगस्त की रात को भारी बर्फबारी हुई थी और इसी के चलते आसपास के एरियाज में टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे चला गया था। और इंडियन आर्मी का यह ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड इसी दिन लॉन्च होना था, लेकिन आर्मी पीछे नहीं हटी। इसने आगे जाने का फैसला लिया और करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई शुरू कर दी, बिना किसी शोर के, बिना किसी डर के। इंडियन आर्मी ने रेजांगला, रैचिनला, मुखपरी, गुरुंग हिल और मगर हिल्स जैसे कई स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर कब्जा कर लिया था। और इस कैलाश रेंज को कैप्चर करते ही हम चाइना के प्रमुख एस्टैब्लिशमेंट, जो मोल्डो एरिया के आसपास चाइना ने अपने बड़े बड़े टैंक्स, बड़े बड़े लॉन्चर्स स्टैब्लिश कर रखे थे, अब इस कैलाश रेंज से सीधे दिखाई दे रहे थे। हमारे मिलान एंटी टैंक मिसाइल और कॉल डुस्पॉव लॉन्चर्स ने वहां मौजूद सारे चाइनीज टैंक्स को रिडंडेंट यानी निष्क्रिय कर दिया था। जैसे हर एक कहानी का एक हीरो होता है, वैसे इस कहानी का भी एक हीरो था। नाम था कंपनी कमांडर नियामा तेंजिन। कंपनी लीडर नियामा तेंजिन एक लैंडस्लाइड ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। नियामा तेंजिन प्रमुख रूप से तिब्बत के रहने वाले थे। इसके बाद इंडियन आर्मी ने तिरंगे के साथ तिब्बत के फ्लैग को भी रखा और दिखाया कि इंडियन आर्मी किस तरीके से उस फेटर्निटी की भावना को आगे बढ़ाती है, उस पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाती है, जहां पर आज भी भारत तिब्बत को लेकर के उसी स्टैंड पर कायम है कि तिब्बत की एक फ्री वॉइस होनी चाहिए, यानी तिब्बत पर आज भी भारत बैकफुट पर नहीं है। और आजकल जिस कंट्रोवर्सी की चर्चा हो रही है वो है जनरल एमएम नरवणे की 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जिसमें उस रात का पूरा उल्लेख बताया गया है कि कैसे 4 चाइनीज टैंक्स भारत की बॉर्डर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भारत का नॉर्दर्न कमांड संभाल रहे वाई के जोशी ने इस पूरी घटना को जब देखा तो उन्होंने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एमएम नरवणे को फोन मिलाया। इसके बाद जनरल एमएम नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस में फोन मिलाया, लेकिन वहां से कोई जवाब आया नहीं। इसके बाद मजबूरन जनरल एमएम नरवणे ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कांटेक्ट किया और वहां से जवाब आता है कि हम आपको पीएमओ से पूछ कर बताते हैं। इसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का यह संदेश है कि जो उचित लगे वो कार्रवाई करो। इस ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, यानी इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम कोई डीप स्टेट या पाकिस्तानी आर्मी जैसी आर्मी नहीं है। इंडियन आर्मी डिसिप्लिन,
और पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को डील करते हुए चलती है, जो पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल लीडरशिप के आदेश पर चलता है। यानी अगर भारत की आर्मी पाकिस्तानी आर्मी की जैसी होती तो पाकिस्तानी आर्मी के जैसे हम ही ऑब्जेक्टिव बनाते, हम ही स्टैंडिंग प्रोसीजर बनाते और क्या कैप्चर करना है उसका डिसीजन भी आर्मी ही लेती। लेकिन भारत की आर्मी डिसिप्लिन के साथ काम करती है, जिसको पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है, जो ऑब्जेक्टिव इस देश की भावना से जुड़ा होता है। यानी उस रात पूरी जिम्मेदारी जनरल एमएम नरवणे के कंधों पर डाल दी गई और कहा गया जो उचित लगे वो कार्रवाई करो। यानी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन इसके बाद जनरल एमएम नरवणे ने एक रिस्क लिया, यानी आर्मी के T-90 टैंक्स को चाइना की तरफ नोज डाउन पोजीशन में लगा दिया। यानी अब हम T-90 टैंक्स के सहारे चाइनीज आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्ट काउंटर कर रहे थे। इसके बाद चाइनीज आर्मी ने जब भारत के इस काउंटर एक्टिव स्टैंस को देखा तो उनकी पूरी आर्मी उसी रास्ते से वापस लौट गई। उस रात अगर गलती से भी फायर होती तो एक बड़े युद्ध की तरफ बदल सकती थी और इसमें दोष इंडियन आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को होता और पॉलिटिकल लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंस पर भी प्रश्न उठता कि क्यों इंडियन आर्मी को नहीं बताया गया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है जहां पॉलिटिकल लीडरशिप ने कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया। जैसे 1962 में हमें था कि हमें हमारी टेरिटरी बचानी है। 1971 के वॉर के बाद पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह ऑर्डर किया था इंडियन आर्मी को ना सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाना है बल्कि बांग्लादेश के रूप में एक नए स्टेट का क्रिएशन करना है। यही हमने 1998 में भी किया जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। तो इंडियन आर्मी ने किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी और अमेरिका के सारे सैटेलाइट सिस्टम को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमित कर दिया और फिर हमने परमाणु परीक्षण किया। यानी इंडियन आर्मी को हमेशा ये बताया जाता है कि आपको करना क्या है, लेकिन इस बार पूरी जिम्मेदारी इंडियन आर्मी के चीफ पर छोड़ दी गई थी। यही वो कहानी है जो बार बार पॉलिटिकल लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंस को दिखाता है, उस इमेज को दिखाता है जो इमेज शायद बड़े ब्लंडर की तरफ इशारा करती है। इंडियन आर्मी को आप इसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। जिस कैलाश रेंज को इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था तो वहां टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे गिर गया था और 40 फीट तक बर्फ जमी हुई थी। इंडियन आर्मी ने रिकॉर्ड टाइम में स्मार्ट कैंप्स लगाए, मॉड्यूलर शेल्टर्स बनाए जिसमें हीटिंग और बिजली की प्रॉपर सुविधा थी। इंडियन एयरफोर्स के C-17 और II-76 प्लेन्स ने 68,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स को और T-90 टैंक्स को इस क्रिटिकल एरिया में इस्टेब्लिश कर दिया था। और जैसे ही कैलाश रेंज को इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया, ऑलरेडी हम कमांडिंग पोजीशन में आ चुके थे। उसके बाद चाइना को उस फिंगरिंग एरिया से, यानी उस मोल्डो एरिया से जहां पर चाइना ने इलीगल कैप्चराइजेशन करके रखा था, एक्सपेंशन कर रहा था, सलामी स्लाइसिंग कर रहा था, उसको वहां से पीछे हटना पड़ा। और इंडियन आर्मी ने एक बार फिर साबित किया कि बॉर्डर्स आज भी आर्मी के हाथों में सुरक्षित है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप सही डिसीजंस ले तो इंडियन आर्मी किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। मुझसे किसी ने कहा था ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं बलिदान भी मांगती है।